ठीक है दोस्तों, आ जाइए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो मित्रों, अब हम बात करेंगे दूसरे विकारी शब्द पे। कौन से पे बात करेंगे? दूसरे विकारी शब्द पे। अभी अभी हमने देखा कि पहला विकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा। दूसरा विकारी शब्द कौन सा है दोस्तों? सर्वनाम। तो बिंदु डालिए सर्वनाम। अब बात आती है कि ये सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना, आपका जवाब सही है मेरे दोस्तों। बिंदु आरंभ करने से पहले ही आप उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आप पूर्ण ज्ञान रखते हैं मेरे साथियों। तो बात कर रहे हैं अपन कौन से की? सर्वनाम की। अब देखो, संज्ञा में अभी अभी हमने क्या जाना? संज्ञा में जाना है क्या कि एक तो व्यक्ति का नाम होता है, एक किसका नाम होता है दोस्तों? वस्तु का नाम होता है, और एक किसका नाम है दोस्तों? स्थान का नाम है, और एक किसका नाम है दोस्तों? भाव का नाम है। अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? संज्ञा दिया। ठीक उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जितने भी नाम हैं, इसके ठीक पहली क्लास में, कल की कक्षा में हमारी वार्ता हुई थी क्या कि संज्ञा कहा किसे जाएगा, संज्ञा का आरंभ कहाँ से करें? तो संज्ञा का आरंभ का यदि हम बात करें तो परिचय के संदर्भ में मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि इस दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं, इस दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं वो सब क्या हैं दोस्तों? संज्ञाएं हैं। अर्थात दुनिया के सब नामों को हमने क्या दिया? दुनिया के सब नाम क्या हैं दोस्तों? संज्ञा हैं। दुनिया के सब नाम क्या हैं दोस्तों? संज्ञा है। ये हमने कब जाना? कल जब हमने संज्ञा के बेस की बात की थी, संज्ञा की परिभाषा से ठीक पहले की स्थिति से हम परिचित हुए। क्यों? आज इस सृष्टि पर जो भी कोई चीज है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी दशा में क्यों न हो, सभी के अपने अपने नाम होते हैं, और इन्हीं सब नामों को हमने एक ही नाम दिया दोस्तों, क्या? संज्ञा। क्या नाम दिया? संज्ञा। अब बात आती है क्या कि इस सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम कहा किसे जाएगा? सर्वनाम का मतलब क्या होता है और सर्वनाम कहा किसे जाएगा? जरा दिमाग लगाना साथियों। सर्वनाम में दो पद हैं। सर्वनाम में कितने पद हैं दोस्तों? दो। एक तो कौन सा है? सर्व। और एक कौन सा है दोस्तों? नाम। एक तो सर्व है और दूसरा कौन सा है? नाम। बात आती है इन शब्दों का अर्थ क्या होगा? बात आती है इन शब्दों का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, सर्व जो शब्द है इसका अर्थ होता है सबका। सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबका। और नाम का मतलब ही क्या लेंगे? नाम ही लेंगे। नाम का मतलब क्या है? नाम। अर्थात निश्चित पहचान का शब्द। निश्चित पहचान का शब्द। अर्थात सर्व और नाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इन दोनों को हम जोड़कर बोलें तो हम कह सकते हैं क्या? सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम है दोस्तों। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम है। सबका नाम ही क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। हम यह चीज तो शब्द से पहचान चुके कि शब्द के नाम को ही क्या कहा? सर्वनाम कहा। शब्द के नाम को ही क्या कहा? सर्वनाम कहा। लेकिन कैसे? परिभाषा समझो। यह चीज सर्वनाम क्यों बनी? सबका नाम सर्वनाम होता है, कैसे होता है दोस्तों? जरा दिमाग लगाना। यह क्या है? बोर्ड। यह क्या है? मार्कर पेन। जैसे हम बात करते हैं क्या है? छत, दीवार, पंखा। इन सब के अपने अपने नाम हैं। जिनके अपने अपने नाम हैं दोस्तों, तो अभी अभी हमने संज्ञा में पढ़ा कि जो अपने अपने नाम हैं वो कहलाते हैं क्या? संज्ञा। जैसे व्यक्ति, पेन, बोर्ड, दीवार, छत, फर्श। बहुत सारे नाम हो गए। इन सब नामों के लिए कोई ऐसा नाम आए, कोई ऐसा नाम हो जो पेन का भी हो, बोर्ड का भी हो, छत का भी हो, फर्श का भी हो, दीवार का भी हो, व्यक्ति का भी हो। जैसे मैं कहूँगा यह, 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 यह और यह। कुछ समझ में आया साथियों? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कुछ नामों का उल्लेख किया, कुछ नामों का उच्चारण किया। जैसे मैंने कहा क्या? दीवार। जैसे मैंने कहा छत। जैसे मैंने कहा व्यक्ति। जैसे मैंने कहा पेन। मैंने कहा फर्श। अब ये जो
कुछ वस्तुओं के नाम हैं, कुछ स्थानों के नाम हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल स्थान में नाम है, और ये भी किस में जाएगा दोस्तों, स्थान के नाम में जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ नाम आपके सामने दिए गए हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अपने अपने नाम हैं। किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अपने अपने नाम हैं। मुझे वह नाम चाहिए, मुझे वह नाम चाहिए जो इन सब का हो, क्योंकि सर्वनाम का मतलब क्या है दोस्तों, सबका नाम। मुझे वह नाम चाहिए जो इन सब का हो। दोस्तों, हम दीवार को भी कह सकते हैं यह, हम छत को भी कह सकते हैं यह, मैं व्यक्ति को भी यही कह रहा हूं यह, मैं पेन को भी कह रहा हूं यह, और फर्श को भी कह रहा हूं यह। मैं पेन को भी क्या कह रहा हूं दोस्तों, यह कह रहा हूं। ध्यान से समझना, यह, 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 यह और यह और यह। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह शब्द है, कौन सा दोस्तों, गौर करना इस बात पे कि जो यह शब्द है, आप इस यह शब्द को संज्ञा की जगह लिख रहे हो। ये दीवार थी, संज्ञा शब्द। छत क्या है, संज्ञा शब्द। व्यक्ति क्या है, संज्ञा शब्द। पेन क्या है, संज्ञा शब्द। और फर्श भी क्या है, संज्ञा शब्द। अब कोई भी ऐसा नाम जो इन सब का हो, तो इन सब का नाम कौन सा हो गया, यह हो गया। इन सब का नाम क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया। तो यह शब्द क्या है, सबका नाम। सबका मतलब सर्व, नाम का मतलब संज्ञा। तो ऐसा नाम जो हर संज्ञा का नाम हो सके, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। यह बात समझ में आई क्या मित्रों, यह बात समझ में आई क्या। अभी मैंने टॉपिक में परिभाषा वगैरह की कोई वार्ता नहीं की है। मैंने बताना चाहा है कि इस सर्वनाम का नाम सर्वनाम क्यों पड़ा, इसे सर्वनाम क्यों कहा गया, इसे सर्वनाम क्यों कहा गया, इसे विकारी शब्दों में क्यों गिना गया। विकारी शब्दों में इसलिए गिना गया दोस्तों क्योंकि ये सभी क्या हैं, संज्ञा शब्द। ये सभी कौन से शब्द हैं मित्रों, संज्ञा शब्द हैं। ये सभी कौन से शब्द हैं दोस्तों, संज्ञा शब्द हैं। और हमें पता है कि संज्ञा शब्द क्या होता है, विकारी होता है। हमें पता है कि संज्ञा शब्द क्या होता है दोस्तों, विकारी होता है। और यह ऐसा नाम है, यह शब्द ऐसा है जो इन सभी संज्ञाओं के स्थान पर मैं लिख रहा हूं। यह शब्द जो है वो हर प्रकार की संज्ञा के स्थान पर लिखा जा रहा है। तो ऐसा कोई शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा हो, ऐसा कोई शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा हो दोस्तों, तो उसे कहा जाएगा सर्वनाम। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, सर्वनाम कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, सर्वनाम कहा जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई मित्रों, यहाँ तक की बात समझ में आई। वापस से सुनिए, क्या किया है हमने कि जो सर्वनाम शब्द है, सबसे पहले हमने पता लगाया कितने पदों का योग है, 2 का। कौन कौन से, सर्वयोग नाम। सर्वयोग नाम, नाम का मतलब क्या है दोस्तों, संज्ञाएं। सर्व का मतलब सबका, सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, सबका। अर्थात कोई ऐसा नाम हो, अर्थात कोई ऐसा नाम हो जो सभी का है। कोई ऐसा नाम हो जो हर जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। कोई ऐसा नाम जो किसी भी संज्ञा का नाम बन सकता है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, जिसे हमने दीवार से, छत, फर्श, पेन, बोर्ड, लेक्चर स्टैंड या किसी अन्य संज्ञा के स्थान पर काम में लिया, जैसे यह वाला उदाहरण। यहाँ तक की बात आई समझ में दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह चीज हमारे इसमें बहुत काम की है दोस्तों। बिल्कुल, इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे दोस्तों, मैं आगे बात करता हूं। देखिए, हम बात करें अब व्यवस्थित तरीके से या एक स्पष्ट तरीके से पूर्णतः परिभाषित, बिल्कुल पूर्णतः परिभाषित करते हुए, तो हमारा बिंदु क्या है दोस्तों, सर्वनाम। इसमें सबसे पहले तो हमने क्या जाना, सर्वनाम में हमने सबसे पहले तो क्या जाना कि यह शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। किससे बना है दोस्तों, सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व प्लस नाम से बना है। बात आती है दोस्तों इसी से संबंधित, क्या यदि इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सबका नाम। क्या हो जाएगा, सबका नाम। 2 चीजें पता चल चुकी हैं, सर्वनाम शब्द किन 2 पदों से बना है, एक बात। दूसरी बात, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
अब आती है बात क्या, परिभाषा की। अब आती है बात क्या कि सर्वनाम शब्द को हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। सर्वनाम शब्द को यदि हम परिभाषित करें तो सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखी जाएगी। तो ध्यान देना, हमें पता है कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। कैसे प्रयुक्त हो रहा है यह चीज अभी अभी हमने जानी है। जैसे बहुत सारे संज्ञा शब्द हमारे पास नाम है, बहुत सारे संज्ञा शब्द हमारे पास नाम है, और इन संज्ञा शब्दों को, इन नामों को हमने एक यह नाम से संबोधित कर दिया, इस यह शब्द से संबोधित कर दिया। किया या नहीं किया? किया है। तो ऐसा कोई भी नाम जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता हो, ऐसा कोई भी नाम जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम कहलाता है। और हमें यह पता है कि यह विकारी होता है या अविकारी? तो विकारी होता है दोस्तों। कैसा होता है? विकारी होता है। तो आगे हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना कि वे विकारी शब्द, हमें पता है सर्वनाम क्या है दोस्तों? विकारी है। क्या है दोस्तों? विकारी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर, जो किसी संज्ञा के स्थान पर, समझना ध्यान से दोस्तों, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, पुनः दोहरा रहा हूं। सर्वनाम किसे कहा जाएगा? सर्वनाम किसे कहा जाएगा? तो सर्वनाम होते हैं वे विकारी शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से बात करें, जैसे एक इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, हम कह सकते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। मैं कहूं राम अध्यापक है। ध्यान से समझना मित्रों, जैसे मैंने कहा राम क्या है? अध्यापक है। जैसे मैंने कहा राम अध्यापक है। अब इस वाक्य में व्यक्ति का मुझे नाम दिया गया है। इस वाक्य में मुझे व्यक्ति का क्या दिया गया है दोस्तों? नाम दिया गया है। और मुझे पता है नाम है तो ये नाम क्या होता है मित्रों? संज्ञा होती है। नाम क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। नाम कैसा शब्द है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। अब मैं पुनः एक वाक्य कहूं, पुनः एक पंक्ति बोलूं कि राम अध्यापक है, राम का अच्छा व्यक्तित्व है, राम कर्तव्य के प्रति सचेत रहता है, राम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहता है, राम समय का पाबंद है, तो बार बार मैं राम शब्द बोलूंगा तो सुनने में थोड़ा अरुचि सी हो जाती है कि एक नाम को आप बहुत बार प्रयोग कर रहे हो, अति हो जाती है दोस्तों। तो हम बार बार एक नाम का, बार बार एक संज्ञा शब्द का दोहरान न करते हुए एक बार राम शब्द का प्रयोग कर लेंगे। कैसे? कि राम अध्यापक है, अब उसके बाद कहूं राम बुद्धिमान है, उसके बाद कहूं राम ईमानदार है, तो ऐसा न कह के मैं कहूंगा राम अध्यापक है, वह बुद्धिमान है, वह ईमानदार है। अर्थात दूसरे और तीसरे पदांश में मैंने आपके इस राम शब्द का पुनः दोहरान न करते हुए उसके स्थान पर कौन सा शब्द काम में ले लिया? वह। क्या शब्द काम में लिया दोस्तों? वह। और मैंने क्या लिख दिया? वह ईमानदार है। क्या लिख दिया? वह ईमानदार है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि हम इस संज्ञा शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं। इस संज्ञा शब्द के स्थान पर मैंने क्या किया दोस्तों? दूसरा शब्द प्रयुक्त किया है। राम के स्थान पर मैंने कौन सा शब्द ले लिया? वह शब्द ले लिया। कौन सा शब्द ले लिया दोस्तों? वह शब्द ले लिया। और ये राम था जो व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति के नाम को तो क्या कहेंगे दोस्तों? संज्ञा। इसके स्थान पर हमने दूसरा शब्द प्रयुक्त किया है दोस्तों, तो ये कहलाएगा क्या? आपके सर्वनाम कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपके ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। बिंदु है हमारा कौन सा? सर्वनाम। दूसरा विकारी शब्द आज हम चर्चा में ले चुके हैं दोस्तों। क्या सर्वनाम क्या होता है? तो सबसे पहली बात, यह शब्द दो पदों का योग है। कौन कौन से का? सर्वयोग नाम। बात आती है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ हमने जाना है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है सबका नाम। परिभाषा में हमने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है?
विकारी शब्द के रूप में। दोस्तों कैसा शब्द है ये? विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं? हमने चर्चा की थी कल की कक्षा में। क्या होता है विकारी शब्द? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं या जिन्हें बदला जा सकता है, विकारी कहलाते हैं दोस्तों। बिल्कुल मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अगला बिंदु हमारा क्या आएगा? सर्वनाम के प्रकारों पर। किस पर आएगा दोस्तों? सर्वनाम के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे हम क्या? सर्वनाम के भेद। अगली जो हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं दोस्तों, किस पर कर रहे हैं? सर्वनाम के प्रकार। किस पर आरंभ कर रहे हैं दोस्तों? सर्वनाम के प्रकार। बात आती है कितने होते हैं। पहला ही प्रश्न आता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? जरा दोस्तों जवाब दीजिए जवाब। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? बिल्कुल हाँ, आपका सोचना कहना सही है मेरे विद्वान साथियों। बहुत अच्छा लगता है आपका ऐसा प्रयास देखकर कि आप कोशिश करते हैं। जवाब सही है या नहीं इसका पता बाद में चलता है, पहले आपके आत्मविश्वास का परीक्षण हो जाता है कि आप प्रश्न देखकर घबराते नहीं हैं। इसका मतलब आत्मविश्वास अच्छा है। और यदि हमारा आत्मविश्वास सही है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आत्मविश्वास सही है, तो हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से सही कर पाते हैं दोस्तों। हाँ, संज्ञा शब्द पूरा हो चुका है दोस्तों। उसके बहुत सारे उदाहरणों की पहचान भी मैंने आपको बता दी है, बहुत अच्छे से पहचान करना बता दिया है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के रूप में भी मिलने वाली हैं दोस्तों। बिल्कुल ई उत्कर्ष ऐप पर आप बिल्कुल ई उत्कर्ष ऐप पर आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक यदि आपने ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो उसको इंस्टॉल करें, और बिल्कुल टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन करें दोस्तों। वहां पर आपको इस बोर्ड के पीडीएफ भी मिलेंगे, उनका भी लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप इसके बोर्ड के स्क्रीनशॉट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, ताकि आगामी कक्षाओं का भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। हाँ, बढ़ सकते हैं आगे। आज तो हमारा बिंदु शुरू हो चुका है, कौन सा? सर्वनाम के प्रकार। कौन सा आरंभ हो चुका है दोस्तों? सर्वनाम के प्रकार। यहीं से प्रश्न आना शुरू हो गया दोस्तों। क्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार पूछे तो जवाब क्या आएगा? 6 होते हैं। सबसे पहले मैं केवल नामोल्लेख कर रहा हूं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों। देखो, सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है दोस्तों क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला जो नाम आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। दूसरा जो सर्वनाम का प्रकार आता है दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल प्रकारों की यदि बात की जाए तो कितने होंगे? 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? तो आपके सामने मैं नामोल्लेख कर रहा हूं। पहला तो कौन सा हुआ दोस्तों? पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा हुआ? निश्चयवाचक। तीसरा इसका ठीक विलोम होता है मित्रों, तीसरा होता है कौन सा? अनिश्चयवाचक। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है मित्रों। अब बात करते हैं अगला प्रकार नंबर 4। हम कह सकते हैं क्या? अगला जो नाम है वह है दोस्तों कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला जो नाम है वह कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है साथियों? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद जो 5वां प्रकार आता है सर्वनाम का, वह आता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे मित्र ध्यान दें, यहाँ से आपके एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। जब आएगी अभी बताऊंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम 5वां प्रकार सर्वनाम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है। और अंतिम जो होता है दोस्तों, सबसे छोटा प्रकार होता है एक क्या? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से यदि आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में सर्वनाम के कौन सा भेद है और कौन सा नहीं है, जैसे 3 नाम ये दे दे और चौथा नाम दे दे व्यक्तिवाचक, या एक नाम तो दे देगा उनमें से, या 3 नाम दे देगा अन्य, जैसे विशेषण के 3 प्रकार दे दिए और एक नाम इनमें से उठा लेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है दिए गए शब्दों में या दिए गए नामों में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। कुल प्रकारों की बात की जाए तो सदैव कितने होंगे मित्रों? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। सर्वनाम के प्रकार कितने होंगे दोस्तों? 6। कौन कौन से होंगे? जो आपके सामने उल्लेखित हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, इन सब की बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों अब, लेकिन एक बार नामों से परिचित हो जाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और दोस्तों अंतिम है आपका कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। एक बार मैं जरा पुनः कहूंगा दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं एक एक प्रकार को आरंभ कर सकूं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बिल्कुल एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उनमें सबसे पहले हम बात करना आरंभ करते हैं कौन से दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की। सबसे पहले आरंभ कौन सा करते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है देखो, हेडिंग डाल दीजिए मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बार जरा ध्यान दें, ये जो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, ये जो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, इनमें जो चीज कॉमन है, ध्यान ध्यान दो दोस्तों, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम और वाचक सर्वनाम। इसका मतलब वाचक के बाद का पद सभी में क्या है, समान है। वाचक और सर्वनाम तो सभी में कॉमन है, अलग चीज क्या है नामों में, इधर क्या जुड़ा हुआ है, पुरुष, इधर क्या है दोस्तों, निश्चय, इधर क्या है दोस्तों, अनिश्चय, इधर क्या है दोस्तों, संबंध, यहां पर क्या है, प्रश्न, और यहां पर क्या है दोस्तों, निज। जो अलग चीज है एक से दूसरे में जो समान नहीं है, वहीं से हमारे बिंदु का मतलब निकल के आएगा, वहीं से हम इस पूरे प्रकरण की परिभाषा निकाल लेंगे। एक बार मैंने आरंभ में भी कहा था मित्रों कि हिंदी व्याकरण का कोई सा भी बिंदु क्यों न हो, उसका कोई सा भी भाग या उसका उपभाग क्यों न हो, यदि हमें उसका नाम समझ में आ गया तो परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषाओं की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, सब में जो जुड़ा हुआ है वो वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम और वाचक सर्वनाम। इस वाचक का मतलब मैं बता चुका था दोस्तों, अभी अभी हमने संज्ञा पढ़ी तो उसमें बात की थी। वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताने वाला। तो मैं कहूंगा बताने वाला सर्वनाम, बताने वाला सर्वनाम, बताने वाला सर्वनाम। क्या बताने वाला दोस्तों, पुरुषवाचक तो पुरुष बताने वाला, निश्चयवाचक निश्चितता बताने वाला, अनिश्चयवाचक अनिश्चितता बताने वाला, संबंधवाचक संबंध बताने वाला, प्रश्नवाचक प्रश्न बताने वाला, और निजवाचक दोस्तों होगा अपने बारे में बताने वाला, स्वयं के बारे में बताने वाला, निज के बारे में बताने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वनाम का पहला प्रकार हम आरंभ कर रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, यह किसके बारे में बताएगा दोस्तों, पुरुष के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा दोस्तों, पुरुष के बारे में बताएगा। नाम से ही पता चलता है, पुरुष के बारे में बताने वाला सर्वनाम। कैसे बताएगा, उस चीज को समझो। कैसे बताएगा दोस्तों, उस बात को समझना है। महत्वपूर्ण बिंदु वही है जहां से हमें हमारे प्रश्न के जवाब का संकेत मिलेगा। क्या, देखिए, सर्वनाम चाहे कोई भी हो, सर्वनाम चाहे कोई भी हो, मैं यह कहूंगा कि ये स्थान किसका लेते हैं दोस्तों, संज्ञा का। किसका स्थान लेते हैं, संज्ञा का। एक बार आप अपने लेखन को विराम देकर के केवल और केवल सुने और इसको समझें। अगर ये थीम समझ में आ गई, हर एक बिंदु का बेस होता है, हर एक बिंदु का बेसिक होता है, हर एक बिंदु की भूमिका होती है। यदि भूमिका समझ में आ गई तो उस बिंदु पर हम 80% नियंत्रण पा लेते हैं दोस्तों। बची बात 20% जो बिंदु को पढ़ते ही पूरी क्लियर हो जाती है। यदि बिंदु का पूरा समग्र ज्ञान लेना है, बिल्कुल बहुत विस्तार से, हर एक छोटी बात पे मैं इतना विस्तार से वार्ता इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों, ताकि हर एक बिंदु के हर महीन पहलू को हम आसानी से समझ सकें दोस्तों। तो बात करते हैं क्या कि ये सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का महत्व क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। तो हमने जाना है सर्वनाम कोई भी हो वह स्थान किसका लेता है दोस्तों, संज्ञा का। वह स्थान किसका लेता है दोस्तों, संज्ञा का। और संज्ञा जो है वो 3 नाम महत्व रखते हैं। एक तो कौन सा नाम है, व्यक्ति का नाम, एक नाम कौन सा है, वस्तु का नाम, और एक नाम कौन सा है दोस्तों, स्थान का नाम। यह चीज हमें पता है कि व्यक्ति का नाम होगा तो संज्ञा है, वस्तु का नाम होगा तो संज्ञा है, स्थान का नाम होगा तो संज्ञा है, और एक भाव का नाम हो तो क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में बिंदु कहना क्या चाहता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में बिंदु हमें बताना क्या चाहता है दोस्तों। तो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। सर्वनाम के लिए ये भी तो कह सकता हूं ना, परिभाषा सुनना। सर्वनाम की जो परिभाषा अभी अभी हमने जानी है, सर्वनाम की जो परिभाषा हमने जानी है, उसमें क्या पढ़ा है कि वे विकारी शब्द जो किसके स्थान पर आएंगे, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर आएंगे दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर। अर्थात संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, संज्ञा क्या होती है, वस्तु,
संज्ञा क्या होती है? स्थान। व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहा, और इनके नाम के स्थान पर, इनके स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो मैं इस परिभाषा से यह भी तो कह सकता हूं ना, परिभाषा से मैं यह भी तो कह सकता हूं क्या, कि व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम पर जो स्थान शब्द प्रयुक्त लेंगे वो कौन से होंगे? सर्वनाम होंगे। क्यों? क्योंकि ये शब्द क्या है? संज्ञा है, और इनके स्थान पर आने वाला शब्द क्या है? सर्वनाम। तो मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूं ना कि व्यक्ति, वस्तु और नाम के स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम किन किन नामों के स्थान पर आ सकते हैं? व्यक्ति के नाम के स्थान पर आ सकते हैं, वस्तु के नाम के स्थान पर आ सकते हैं, और स्थान के नाम के स्थान पर आ सकते हैं। सर्वनाम या तो व्यक्ति के नाम के स्थान पर आएगा, वस्तु के नाम के स्थान पर आएगा, या फिर स्थान के नाम के स्थान पर आएगा। और अंतिम एक आपका बचता है कौन सा? यदा कदा भाव के नाम के स्थान पर भी आ जाता है। अब बात आती है महत्वपूर्ण, क्या कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम इससे संबंध कैसे रखेगा? तो पुरुष का मतलब यहाँ पर व्यक्ति से है दोस्तों। पुरुष का मतलब यहाँ पर किससे है? व्यक्ति से। ऐसे नहीं कि कोई सोचे कि सर पुरुषवाचक सर्वनाम का तो आप जिक्र कर रहे हैं, स्त्रीवाचक सर्वनाम क्यों नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध है सजीव से। पुरुषवाचक संबंध सर्वनाम से संबंध है दोस्तों व्यक्ति से, प्राणी से, मनुष्य से, मानव जाति से। अब चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, बिल्कुल हाँ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो सकता है, मनुष्य होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान समझना, इस परिभाषा से मैं जो चीज समझाने चाह रहा हूँ क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा? पता चल गया। पुरुषों के बारे में बताने वाले सर्वनाम को कैसे क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक। अर्थात वाक्य में इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा, वह किसके नाम के स्थान पर होगा दोस्तों? व्यक्ति के नाम के स्थान पर होगा। किसके नाम के स्थान पर होगा? व्यक्ति के नाम के स्थान पर होगा। जैसे अभी अभी सर्वनाम को जब हमने परिभाषित किया था तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा था दोस्तों, क्या? राम अध्यापक है। क्या लिखा था दोस्तों? राम अध्यापक है। राम अध्यापक है लिखा था दोस्तों, राम अध्यापक है। और मैं पुनः लिखा था उसी के साथ साथ हमने एक बात और लिखी थी, क्या? वह ईमानदार भी है। वह क्या है दोस्तों? ईमानदार भी है। तो अब ध्यान देना, राम व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब यह तो क्या है? संज्ञा। यह तो क्या है दोस्तों? संज्ञा। संज्ञा का मतलब व्यक्ति का नाम। व्यक्ति के नाम के स्थान पर कोई शब्द लिखूंगा तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? सर्वनाम। अर्थात यह शब्द क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है। वह शब्द क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है। अब बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है ये? सुनिए, बात किसकी कर रहा है दोस्तों? राम। राम एक प्राणी है, एक व्यक्ति का नाम है। हमने यही तो जाना है। पुरुष का मतलब व्यक्ति। पुरुष का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों? व्यक्ति। वाचक का मतलब क्या हो गया? बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताने वाला। व्यक्ति बताने वाला सर्वनाम। व्यक्ति बताने वाला सर्वनाम। अर्थात वह सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के बारे में बताता है क्या कहलाता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, और परिभाषा भी हम चर्चा में भी नहीं लाए हैं दोस्तों। मैं केवल इस बिंदु का थीम समझाना चाहता हूं कि इस नाम का मतलब क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या चीज? पता चल चुका। पुरुषवाचक सर्वनाम वह शब्द सर्वनाम का जो बात करता है व्यक्ति की, बात करेगा व्यक्ति के स्थान पर आकर। अब बात आए कि इसको परीक्षा की दृष्टि से कैसे समझें, तो सुनिए, इसको हम परिभाषित करना चाहें, पुरुषवाचक सर्वनाम को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो ध्यान देना, सर्वनाम का ऐसा रूप जिसमें कितने पुरुष मौजूद होंगे दोस्तों? 3 पुरुष होंगे। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वाक्य हमें दिया जाएगा उसमें 3 पुरुषों की बात होगी। प्रत्येक वाक्य में 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है मित्रों। कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। एक तो कौन होता है साथियों? एक तो कौन होता है? एक तो होता है इसमें कौन? कहने वाला। एक तो कौन होता है दोस्तों? कहने वाला होगा। एक तो कौन होगा दोस्तों? कहने वाला होगा। कौन होगा दोस्तों? कहने वाला। दूसरा जो होगा वह होगा क्या? सुनने वाला। दूसरा कौन होगा साथियों? सुनने वाला। और तीसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा? वह जिसके बारे में बात कही जा रही है। तीसरा कौन होगा दोस्तों? वह जिसके बारे में कहा जाए। वह जिसके बारे में या जिसके संबंध में कहा जाए। वह जिसके बारे में कहा जाए। ध्यान से समझना दोस्तों यहां तक की बातें। क्या कि सर्वनाम में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 3।
अब आपको आश्चर्य इस बात में नहीं होगा कि 3 होगी। यह चीज तो हमें समझ में आ रही है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो भी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो प्राणियों के नाम के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर आते हैं? प्राणियों के, व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आएगा वह पुरुषवाचक होगा। ये चीज तो हम पहचान चुके दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से तो हमारा यह बिंदु पूर्ण हो रहा है, लेकिन बात आती है परिभाषा क्या कहना चाह रही है। परिभाषा के दृष्टि से या हम करते हैं भाषा विज्ञान में इसको किस तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, हम वह बिंदु चर्चा में ले रहे हैं दोस्तों। तो हमें पता चल रहा है क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो एक तो पुरुष होता है, इसमें कौन? कहने वाला। एक तो कौन होता है दोस्तों? कहने वाला। एक कौन होता है दोस्तों? सुनने वाला। और एक कौन होता है? वह जिसके बारे में कहा जाए, वह जिसके बारे में कहा जाए। अब बात आती है क्या जो कहने वाला होता है इसे क्या नाम दिया जाएगा? तो दोस्तों ध्यान देना, जो कहने वाला होता है उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। क्या नाम दिया जाता है उसको सर्वनाम में? उत्तम पुरुष। ध्यान देना, पुरुषवाचक की बात कर रहा हूं और मुझे पता चला कि पुरुषवाचक में पुरुष कितने होंगे? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कितने होंगे दोस्तों? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। एक तो कौन? कहने वाला। कहने वाले को नाम क्या दिया जाएगा? उत्तम पुरुष। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? उत्तम पुरुष नाम दिया जाएगा। दूसरा आ रहा है कौन सा? सुनने वाला। और जो सुनने वाला होता है दोस्तों उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्यम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्यम पुरुष कहा जाता है। तीसरा और अंतिम आता है कौन सा? जिसके बारे में कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो वह होता है आपका कौन सा? अन्य पुरुष। वह कौन सा होता है दोस्तों? अन्य पुरुष। बिल्कुल, आप मूल भाषा की बात भी कर सकते हैं। यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर संस्कृत में भी तो सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं साथियों, संस्कृत से ही हिंदी में सर्वनाम आए हैं। संस्कृत में भी इन पुरुषों की संख्या 3 मानी गई है। बिल्कुल, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष वह होता है जो कहने वाला है, मध्यम पुरुष वह होता है जो सुनने वाला है, और अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही है। जिसके बारे में बात कही जा रही है। ये 2 चीजें समझ में आई। अंग्रेजी भाषा में भी दोस्तों इन्हें जो बिल्कुल हाँ जो पुरुष होते हैं इन्हें माना जाता है प्रोनाउन के रूप में। कैसे माना जाता है दोस्तों? प्रोनाउन के रूप में। नाउन का मतलब संज्ञा, अंग्रेजी में सर्वनाम को कहा जाता है क्या? प्रोनाउन। और वहां भी हम बात करते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आई दोस्तों। अभी तक मैंने इस बिंदु को परिभाषित नहीं किया, केवल इसका बेसिक बेस क्लियर किया है, जहां से हमें बचे हुए 5 प्रकार समझने में बेहद सहायता मिलने वाली है। क्या मैंने विचार साझा किए? एक बार दोहरान कर रहा हूं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वह किसके बारे में बताएगा मित्रों? व्यक्तियों के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? व्यक्तियों के बारे में बताएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, पूर्व में हमने एक उदाहरण लिया, कौन सा? राम अध्यापक है। फिर पुनः मैं राम के बारे में एक बात और कहना चाहता, क्या? कि राम ईमानदार है। राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम समय का पाबंद है। तो राम राम शब्द को बार बार प्रयोग में लेने से सुनने में अरुचि होती, इसलिए मैंने इस व्यक्ति के नाम के स्थान पर, व्यक्ति का नाम मतलब संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द लिखा है। संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द लिखा है जो क्या कहलाया दोस्तों? सर्वनाम कहलाया। इसमें मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो व्यक्तियों के बारे में लिख रहा हूं, तो सर्वनाम कौन सा होगा? पुरुषवाचक। सर्वनाम कौन सा होगा? पुरुषवाचक। यह तो हो गई प्रकार की बात। बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सी विशेषता पाई जाएगी? तो ध्यान दो, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कहने वाला। पहला तो कौन होता है दोस्तों? कहने वाला होता है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? सुनने वाला। दूसरा कौन सा होता है? सुनने वाला। और तीसरा या अंतिम जो होता है वह कौन सा होता है? जिसके बारे में कहा जाए, वह जिसके बारे में बात कही जा रही है। अब आश्चर्य होगा आपको जानकर कि इस वह ईमानदार है, इस पंक्ति में भी दोस्तों 3 पुरुष हैं। इस पंक्ति में भी दोस्तों कितने पुरुष हैं?
तीन पुरुष हैं। बिल्कुल हर एक बात को सर खोलकर बता रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इतना विस्तृत वर्णन करने की वजह मैं नहीं दोस्तों, आप हैं जिन्होंने उत्कर्ष पर भरोसा किया, सर पर भरोसा किया, सर के स्वभाव की तरह, बिल्कुल उनके नाम की तरह जो सर का स्वभाव है उस पर भरोसा किया। दोस्तों ये सब चीजें आपको उपलब्ध हो रही हैं। हर एक छोटी सी बात को इतना विस्तार से इसीलिए बता रहा है दोस्तों, क्या आपका मैं साथी बताना चाह रहा हूं कि इस वाक्य में भी तीन पुरुष दिए हुए हैं। इस वाक्य में भी तीन पुरुष दिए हुए हैं दोस्तों। तीन पुरुष कहाँ हैं? हमें तो केवल एक शब्द दिख रहा है, क्या? वह है ईमानदार शब्द, जबकि विशेषण है। दोस्तों इस वाक्य में जो ईमानदार शब्द है यह क्या है? विशेषण है। ईमानदार जो शब्द है वह क्या है? विशेषण। और है यहाँ पर क्या है दोस्तों? पूरक का काम कर रहा है, लाइन को पूरा कर रहा है, पूरक है, सहायक क्रिया के रूप में से जान रहे हैं। अब देखो इस एक पंक्ति में भी तीनों सर्वनाम कहाँ हैं? यह लाइन परीक्षा में ध्यान रखना, सर्वनाम संबंधी बिंदु को हल करते समय अपने आप को भी एक सर्वनाम मानेंगे। कैसे मानेंगे? सुनिए, इस लाइन में सर्वनाम यह तो पता चल चुका कि है तो पुरुषवाचक, क्योंकि राम एक व्यक्ति था। राम एक व्यक्ति था और राम की हम बात कर रहे हैं कि वह क्या है? ईमानदार। अब तीन पुरुष कैसे हुए वो सुनिए। यह बात किसने कही है दोस्तों? परीक्षा में जो पेपर लिखकर जिसने भेजा है वह कहना चाह रहा था क्या? राम के बारे में कि राम क्या था? ईमानदार। तो जिसने ये लाइन कही है, जैसे यहां मैं कह रहा हूं तो मैं कहने वाला कौन हो गया दोस्तों? उत्तम पुरुष। इसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये बात कही तो है ना किसी ने। तो जो कहता है वह कौन होता है? उत्तम पुरुष। अब वो बोल के भेजे तो मौखिक भाषा का माध्यम हो गया, और यही बात यदि पेपर में लिखी हुई आ रही है तो वो लिखित भाषा के रूप में आ गई। ये चीज समझ में आ गई कि जो विचार जिसने दिया, जो लाइन जो बोल रहा है, जो लाइन कह रहा है, जिसने लाइन लिख के भेजी है वह कौन हो गया? उत्तम पुरुष। हम इसे पढ़ते हैं, विद्यार्थी इसे पढ़ता है, परीक्षार्थी इसे पढ़ रहा है। आप इसे सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं। तो कहने वाला, लाइन को लिखने वाला हो गया दोस्तों उत्तम पुरुष, कहने वाला। दूसरा कौन हो गया? मध्यम पुरुष। अर्थात आप सुन रहे हो, आप इस लाइन को पढ़ रहे हो, तो पढ़ने या जो सुनने वाला है वह कौन हो गया दोस्तों? सुनने वाला, अर्थात मध्यम पुरुष। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। वार्ता किसकी कर रहे हैं दोस्तों? राम की बात कर रहे हैं। तो वह जिसकी बात की जा रही है वह हमारे सामने लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं, उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष, और जिसकी बात कर रहे हैं कौन सा हो गया? अन्य पुरुष। अर्थात इस वाक्य में भी तीन पुरुष हैं दोस्तों। समझ में आया तीनों पुरुष कैसे हुए? किसी ने तो ये लाइन लिखी ही है, मैंने लिखी है। यदि परीक्षा के पेपर में आ रहा है तो पेपर जो बनाने वाले महोदय हैं उन्होंने ये लिखा है, तो जो भी लिख रहा है, जो भी बात कह रहा है, वो तो हो गया उत्तम पुरुष। जो इसे सुन रहा है या पढ़ रहा है वह हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों वह कौन हो गया? अन्य पुरुष। जैसे जैसे अभी मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल कि गुरुजी का स्वभाव उनके नाम की तरह निर्मल है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं दोस्तों मध्यम पुरुष, और सर का हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन हो गए? अन्य पुरुष। इस तरीके से हम भी इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। यह सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आई दोस्तों। बिल्कुल, अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखेंगे। एक बार आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों कि ये चीजें क्या हैं। अभी सभी चीजों को मैं आपको लिखवा देता हूं क्या होती हैं। देखिए ध्यान दें, हमारा सबसे पहला जो प्रकार आरंभ हो रहा है वह कौन सा हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे पहले आती है क्या? परिभाषा। सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों? परिभाषा आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। परिभाषा देखिए क्या है? सर्वनाम का वह रूप। जहां भी लाइन समझ में नहीं आए दोस्तों आप पुनः बता सकते हैं कि सर इसका दोहरान करें। बिल्कुल वापस से बताऊंगा, पूरी बात ध्यान से सुनना पहले, कि सर्वनाम का वह रूप। हालांकि आपको मैं बता दूं ये परिभाषाएं आपसे रिटर्न में नहीं लेता, हमें बस बिंदु का मतलब समझ में आना चाहिए कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें तीन पुरुष मौजूद हों। सर्वनाम का वह रूप जिसमें कितने पुरुष मौजूद हों? तीन पुरुष मौजूद हों। अब तीनों पुरुष कौन कौन से होते हैं? वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वहां कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब वो तीनों पुरुष कौन से हैं मैं इनका जिक्र करने वाला हूं। वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा में कहा तीन पुरुष मौजूद हों। कितने पुरुष दोस्तों? तीन पुरुष मौजूद हों। अब तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं? पहला अभी हमने चर्चा में लिया दोस्तों, पहला कौन होता है?
उत्तम पुरुष। पहला कौन होता है दोस्तों? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहा जाएगा? कहने वाले को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कहने वाले को। अब वाक्य में कैसे पहचाने कि उत्तम पुरुष है या नहीं? तो ध्यान देना, मैं कहने वाला, यदि वाक्य मेरे ही संदर्भ में कुछ बात बोलूंगा तो मैं मेरा नाम लूंगा या उसके स्थान पर कौन सा शब्द काम में लूंगा, वो सुनिए। यदि कहने वाले से संबंधित कोई सर्वनाम शब्द हमें वाक्य में मिलता है और कहने वाला एक हो, अपने आप के लिए कोई सर्वनाम शब्द काम में लेगा, तो कौन सा लेगा दोस्तों? मैं। कौन सा शब्द काम में लेगा दोस्तों? मैं। जैसे कहें मैं बीमार हो गया, मैं कल इसी समय आऊंगा। इसका मतलब मैं शब्द मैं अपने आप के लिए ले रहा हूं। मेरा नाम जैसे राम है, तो राम के स्थान पर मैंने कौन सा शब्द काम में लिया? मैं शब्द काम में लिया। तो अगर मैं राम शब्द बोलता, जैसे खुद के लिए बोलता कि राम बीमार हो गया लेकिन राम कल पुनः इसी समय आपके सामने उपस्थित होगा, तो आप क्या सोचते कि राम राम खुद का नाम भी बार बार बोल रहे हैं। तो मैं इस नाम के अति दोहरान से बचने के लिए अपने नाम के स्थान पर शब्द बोल रहा हूं मैं बीमार हो गया लेकिन कल पुनः आपके सामने इसी समय उपस्थित हो जाऊंगा। तो ध्यान देना, अगर कहने वाला एक वचन में है, कहने वाला एक वचन में है, तो कौन सा शब्द काम में लेता है दोस्तों? मैं। यदि बहुवचन में होंगे तो क्या बोलेगा वो? हम। क्या बोलेंगे? हम। या आपको मिल सकता है हम सब। दोस्तों, हम या हम सब आए, भ्रमित मत होना, दोनों चीज एक ही हैं। हम सब भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको वाक्य में और हम भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी बात करते हैं मूल व्याकरण से। मूल व्याकरण में भी मैंने अभी अभी कहा था कि 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष जो होता है, मूल व्याकरण में हम उसको पढ़ते थे क्या? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सब। अब इसमें एक, दो और हम सब क्यों लिया? क्योंकि संस्कृत में चलता है द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में एक से सीधे किस पे आ जाते हैं दोस्तों? बहुवचन पे आ जाते हैं। इसलिए मैं और हम या हम सब दोनों में से कोई एक, हम या हम शब्द दोनों में से कोई एक लिख देंगे। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आई, यानी मैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया आई। और अगर बहुवचन में बात करें तो बोलेंगे वी, आई या वी। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ बिल्कुल, हाँ सर, संस्कृत की बात भी कर रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी की बात। ये इसलिए कि कुछ एक मेरे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना प्यार मेरे साथ लगातार बांट रहे हैं और उनका भाषा, बिल्कुल उनकी जो पसंदीदा भाषा है वो कोई और थी, कोई और रही है, लेकिन उनका हिंदी में भी अब बिल्कुल रुझान बन रहा है। तो ये एक प्रकार से मैं उनका अनुवाद बता रहा हूं कि मूल भाषा में इस चीज को किस नाम से जान रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में ये सब चीजें कौन सी जगह पढ़ी जा रही हैं। यहां तक की बात समझ में आई साथियों? आगे बढ़ता हूं। पहला तो नाम कौन सा आ गया? उत्तम पुरुष। कौन सा आ गया दोस्तों? उत्तम पुरुष। दूसरा इसमें आता है कौन सा? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा पुरुष कौन सा होगा दोस्तों? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। कौन होगा दोस्तों? सुनने वाला। अर्थात जो सुनने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले हेतु शब्द कौन कौन से आएंगे? जैसे मैं कहूंगा यू, अंग्रेजी में जिसके लिए यू बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसके लिए क्या बोलते हैं? यू। संस्कृत में जिसे त्वम, युवाम और युवम कहते हैं दोस्तों, यहां पर आएगा। देखो, यदि, ध्यान से सुनना, अब यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी। केवल सर्वनाम की ही बात नहीं कर रहा, यहां से वाक्य शुद्धि की चीजें भी निकलती हैं दोस्तों। मैंने पुनः आपको जो वही बात दोहराऊंगा, क्या कि हिंदी व्याकरण का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम इसे बांटकर नहीं बल्कि अंतर संबंधित रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, कि कौन सी बात कहां हमारे आगे आवश्यक है, कहां हमारे काम आ सकती है। तो ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष जो सर्वनाम शब्द है, यदि किसे कहा जाता है मध्यम पुरुष? सुनने वाले को। मैं कहने वाला हूं, सामने कोई सुनने वाला है, सामने आप सुनने वाले हैं। अब यहां पर अंग्रेजी में तो केवल एक यू का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में एक वचन के लिए क्या होता है? तुम। द्विवचन के लिए क्या होगा? युवाम। बहुवचन के लिए क्या होगा? युवम। अर्थात तुम मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दो और युवम का मतलब तुम शब्द। लेकिन बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसके लिए कुछ शब्द हैं, जैसे सुनने वाला एक वचन में है और छोटा है, सुनने वाला एक वचन में है और कहने वाले से छोटा है, तो उसे क्या कहेगा? तू या तुम। क्या कह देगा? तू या तुम। ये केवल छोटों से, हाँ ध्यान रखना, कहने वाले से सुनने वाला यदि छोटा है,
उम्र में, अनुभव में, हर जगह व हर स्तर पर अगर उनसे छोटा है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, तू या तुम। जब एक वचन में हो और सुनने वाला कहने वाले से क्या है, छोटा है। अब बात आती है क्या यदि वो बहुवचन में हो गए तो तू या तुम। अब बात आती है सुनने वाला यदि संख्या में ज्यादा हैं और सुनने वाले संख्या में ज्यादा होने के साथ साथ छोटे भी हैं तो आप उसको तुम भी बोल सकते हो, और यदि आप उन्हें सम्मान देना चाहें तो क्या बोलोगे, आप। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मैं 3 चीजें बोल रहा हूं। सुनने वाला एक वचन में है और छोटा है तो तू, बहुवचन में है और छोटे हैं तो क्या बोल दिए, तुम। या फिर सुनने वाला हमसे बड़ा है या समूह को हम सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है बड़ों के लिए सदैव आदरणीय शब्दों का प्रयोग होता है, और आदरणीय में ध्यान रखना तू या तुम बोलना क्या होता है दोस्तों, अशोभनीय सा लगता है। हाँ बिल्कुल, कर्ण अप्रिय लगता है। क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि कर्ण कटु आवाज नहीं लेकिन कर्ण कटु शब्द बोल दिए तो भी हमारी बात सही होने के बावजूद भी कड़वी लगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोयल और कौवे में अंतर उनके बोलने पर ही पता चलता है। हम कैसा बोल रहे हैं, हमारा शब्द चयन क्या है, सामने वाले पर हमारी वाणी कितना प्रभाव डालती है, यह हमारे बोलने के तरीके पर निर्भर करता है साथियों। तो यदि सुनने वाला हमसे बड़ा है या मैं कहूं कि सुनने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा, या मुझसे वो बड़े हैं, तो मैं उनके लिए कौन सा शब्द काम में लूंगा, आप। कौन सा शब्द काम में लूंगा, आप। अंग्रेजी में सभी के लिए एक ही जाता है, कौन सा, यू। यहां तक बात समझ में आई। तीसरा और अंतिम जो आता है वह आता है कौन सा, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का तीसरा पुरुष है कौन सा, अन्य पुरुष। किसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा क्या, वह जिसकी बात की जाए, वह जिसकी बात की जाती है, वह जिसकी बात की जाती है या बात कही जाती है, यानी कि जिसके बारे में उत्तम पुरुष जिसके बारे में मध्यम पुरुष को कह रहा है, उत्तम पुरुष जिसके बारे में मध्यम पुरुष को कह रहा है, उसे ही क्या कहा जाएगा दोस्तों, अन्य पुरुष कहा जाएगा। अब वाक्य में अन्य पुरुष के लिए कौन कौन से शब्द काम में आएंगे, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिए। वाक्य में अन्य पुरुष के लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं वे आते हैं यदि अन्य व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हैं वो दूर है और एक वचन में है। शब्दों का प्रयोग समझना दोस्तों बहुत काम की बातें, हर बात लिखवाई नहीं जा सकती। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मौखिक भी हमें ध्यान रखनी होंगी। बिल्कुल ओरली बताऊंगा आपको, इसीलिए तो कह रहा हूं ध्यान से सुनना है, इनको समझना है। फिर आपको मौका दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने का, साथ में आप इनको लिखते भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं मौखिक ही बता रहा हूं, उसे हम अलग से लिख नहीं रहे हैं। ऐसे अगर लिखने, हर छोटी सी बात को लिखने लग गए तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा और पाठ्यक्रम भी बहुत विस्तृत हो जाएगा, और हम मूल बिंदु से हटकर जो बातें करते हैं उनमें भी आपका ध्यान बंटने लग जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कुछ बातें आपको केवल सुनकर ध्यान में रखनी है। क्या, अन्य पुरुष, बिल्कुल अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, कहने वाला उत्तम, आप मतलब मध्यम। मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, और हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हम मतलब आप और मैं, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वह व्यक्ति एक वचन में है और दूर है, तो सर्वनाम शब्द आएगा कौन सा, वह। हमसे दूर भी है और एक वचन में है और हमसे छोटा भी है, ध्यान देना। तो क्या बोलेंगे, वह। क्या बोलेंगे, वह। और यदि जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं वह व्यक्ति पास में है और एक वचन में है और छोटा भी है, तो हम बोलेंगे कौन सा दोस्तों, यह। कौन सा सर्वनाम शब्द काम में लेंगे, यह शब्द। ये वाक्य शुद्धि में आते हैं, बिल्कुल दोस्तों। किस में आते हैं दोस्तों, वाक्य शुद्धि में आते हैं। बताऊंगा कैसे जुड़ेंगे वाक्य शुद्धि में, जब वाक्य शुद्धि के नियम पढ़ेंगे उस समय। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यदि जिसके बारे में बात की जाए वह दूर है, एक वचन में है और हमसे छोटा है, तो हम शब्द काम में लेंगे वह। यदि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह पास में है, एक वचन में है और हमसे छोटा है, तो हम सर्वनाम शब्द काम में लेंगे कौन सा, यह। यदि जिसके बारे में बात की जा रही है वो दूर हो या आदर सूचक में हो या संख्या में ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वे। क्या बोलेंगे दोस्तों, वे। जैसे अभी मैंने कहा
आपने सुना सर की बात कर रहे हैं क्या कि वे सामाजिक कार्यों के प्रति, समाज के भले के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। वे तो क्या हुआ, सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा कि जिसकी बात की जा रही है या तो वो संख्या में ज्यादा है या फिर कहने वाले के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। तो सम्माननीय या आदर के अर्थ में भी सदैव दोस्तों बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एक लाइन बोलूं, पिताजी आ गया या पिताजी आ गए, तो आ गया एक वचन है, आ गए बहुवचन है, लेकिन पिताजी एक होने के बावजूद भी हमने गए शब्द का प्रयोग इसलिए किया दोस्तों क्योंकि आदर सूचक के अर्थ में, आदर सूचक के अर्थ में सदैव बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आई। यदि पास में है बहुवचन है या पास में है आदरणीय है, तो हम बात सर्वनाम शब्द कौन सा काम में लेंगे, ये कौन सा शब्द काम में लेंगे दोस्तों, ये। और दूर बहुवचन जो है उसके लिए आप कौन सा शब्द काम में ले सकते हो, वो। अर्थात मैं बात करूं पुनः, क्या मैं बात करूं पुनः कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में हमने यही जाना कि वे सर्वनाम शब्द या वे सर्वनाम जो तीन रूपों में हमारे पास मौजूद रहें। वह वाक्य जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं, कौन कौन सा, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कही जाए। कहने वाले को नाम क्या दिया दोस्तों, उत्तम पुरुष। सुनने वाले को नाम क्या देंगे, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कही जाती है वह क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष। अब इसका उदाहरण समझो, उदाहरण समझो दोस्तों, बहुत अच्छे से इसका उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्या राम अध्यापक है, अभी अभी हमने चर्चा की दोस्तों, क्या राम अध्यापक है। प्रश्न कैसे बनता है अब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा राम अध्यापक है और इसी के स्थान पर हम पुनः लिख रहे थे, क्या वह ईमानदार है। क्या लिख रहे थे दोस्तों, वह ईमानदार है। अब यहां पर इस राम के स्थान पर वह शब्द लिखा गया है। राम के स्थान पर कौन सा शब्द लिखा गया है दोस्तों, वह शब्द लिखा गया है। हमें ये चीज तो पता है दोस्तों, हमें ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है, क्या कि राम एक व्यक्ति का नाम है। अतः राम एक व्यक्ति का नाम है तो राम यहाँ पर क्या होगा, राम यहाँ पर क्या है दोस्तों, संज्ञा है। राम यहाँ पर क्या है दोस्तों, संज्ञा है। और ये संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है, ये संज्ञा के स्थान पर आया दूसरा शब्द है। अतः यह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सर्वनाम। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सुनिए। नीचे वाला ये वाक्य है, वह ईमानदार है, ऐसा का ऐसा दे दिया जाता है और वह शब्द को अंडरलाइन कर दिया। बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इस एक प्रकार में सारी चीजें हम समझ लेंगे, उसके बाद अन्य 5 प्रकारों की केवल परिभाषा और उदाहरण समझना है। इसमें आपको प्रश्नों के प्रकार, पुरुषों के प्रकार, प्रश्न का रूप, ये सब बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यह चीज अगर समझ में आ गई तो सर्वनाम चुटकियों का काम हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सरल हो जाएगा। 15 मिनट में सारे सर्वनाम क्लियर हो जाएंगे। ये अकेला बिंदु समझ में आ गया तो क्या प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। हमें वाक्य दे दिया गया, वह ईमानदार है। वाक्य क्या दे दिया गया दोस्तों, वह ईमानदार है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न बनता है, क्या बनता है दोस्तों, इसमें इस वह शब्द को अंडरलाइन कर देगा। इस वह शब्द को वह रेखांकित करता है और प्रश्न पूछता है, दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद है और विकल्प बनाता है दोस्तों, विकल्प बनाता है। अंडरलाइन जिसको कर रखी है, रेखांकित जिसको कर रहा है, वह दिया गया जो पद है, पद या मतलब होता है वाक्य में लिखा शब्द। अगर कोई शब्द अकेला है तब तक तो वह शब्द है, लेकिन यदि किसी शब्द को वाक्य में लिख दिया जाता है दोस्तों तो वह पद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों, पद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न सुनना, उसके बाद विकल्पों का चयन करें। प्रश्न सुनने के बाद आप विकल्प चुनोगे। बिल्कुल मेरे दोस्त जवाब देना आरंभ कर चुके हैं। क्यों, बहुत सरल प्रश्न था। प्रश्न क्या है, सुनाई नहीं, जवाब कैसे मान लूं, कौन सा दे दिया। प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया। तो हम कहेंगे क्या, सर्वनाम। पहले प्रकार का सबसे सरल प्रश्न जिसकी पूछे जाने की संभावनाएं न के बराबर होती हैं दोस्तों, लेकिन क्या पता पूछ ले। समझ में आ गया। ये सामान्य सा प्रश्न है कि हमें वाक्य दे देगा और पद को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है या विशेषण शब्द है। तो हमें पता है क्या है ये, सर्वनाम, सर्वनाम। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो बनेगा दोस्तों, दिया गया जो वाक्य होगा, दिया गया जो वाक्य होगा,
दिया गया जो वाक्य है इसमें इसी वह शब्द को अंडरलाइन कर रखा है और पूछ रहा है क्या, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। अब समस्या आने लगेंगी। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। अब बात आती है कैसे पहचाने सर्वनाम। हमने तो अभी 5 की चर्चा तो की ही नहीं, तो लेकिन हमने जिसकी चर्चा की वह वाला नियम लगाकर देखिए। क्या, ईमानदार, हमें पता तो है सर्वनाम शब्द या तो आते हैं व्यक्ति के नाम के स्थान पर संज्ञा अर्थात सर्वनाम, या आते हैं वस्तु के नाम के स्थान पर संज्ञा के सर्वनाम, और या फिर आते हैं स्थान के नाम के स्थान पर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम ही संज्ञा और इनके नाम के स्थान पर आने वाला शब्द ही क्या है, सर्वनाम। अब आप बताइए दोस्तों, कोई स्थान या वस्तु तो ईमानदार हो नहीं सकती, तो ईमानदार कौन हुआ, व्यक्ति, अर्थात यह पुरुष की बात कर रहा है। इसलिए हम सीधा कह देंगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है वो कौन सा सर्वनाम होगा। दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द है दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। 2 प्रश्न समझ में आ गए। तीसरे प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे रिट वाले विद्यार्थी और मेरे मित्र जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, व्याकरण में जिनके सीधे सर्वनाम बिंदु दिया हुआ होता है, उनसे पूछा जाने वाला बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं साथियों। क्या, हमें यह भी पता है कि यह सर्वनाम है, हमें यह भी पता है कि पुरुषवाचक है। प्रश्न दोनों ही नहीं पूछे। प्रश्न क्या पूछ लिया, दिए गए शब्द में या दिए गए वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम का पुरुष है या सर्वनाम का कौन सा पुरुष है। अब आपको इसमें पुरुष पूछ रहा है, तो पुरुष कब बता पाओगे, जब आपको यह पता हो कि पुरुष आते कौन से सर्वनाम में हैं। तो पुरुष आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। कितने होते हैं, 3। अब आपको जो लिखे हुए शब्द दिख रहे हैं, देखिए ये कुछ शब्द मैंने जो आपके साथ साझा किए हैं, ये कुछ जो शब्द मैंने आपके साथ साझा किए हैं दोस्तों, ये क्या है, आपके इन शब्दों के द्वारा इस सर्वनाम के पुरुष की पहचान होगी। यदि उत्तम पुरुष होगा तो इनमें से कोई एक मिलेगा, यदि मध्यम पुरुष होगा तो इनमें से कोई एक मिलेगा, और यदि अन्य पुरुष होगा तो इनमें से कोई एक मिलेगा। बताइए दोस्तों, ये चीज समझ में आ रही है क्या। तो अब मैं बात करूं आपसे कि वह शब्द कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक, और पुरुष कौन सा, तो आप इसका जवाब दोगे, आप इसका जवाब दे दोगे कि दिए गए वाक्य में देखो, एक पहला प्रकार का प्रश्न क्या था, सर्वनाम। दूसरा प्रकार का प्रश्न जिसका जवाब क्या है, पुरुषवाचक। दूसरे प्रकार का प्रश्न का जवाब क्या हो गया, पुरुषवाचक। और तीसरा जो मैंने पूछा आपसे, पुरुष पूछ ले कौन सा पुरुष, तो हमारा सदैव जवाब क्या होगा दोस्तों, अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, क्योंकि यहां पर ये वह शब्द हमें लिखा हुआ मिल रहा है। यदि यहां पर आ जाता आप ईमानदार है तो ये सर्वनाम तो पुरुषवाचक ही होता, सर्वनाम और पुरुषवाचक ही होता, लेकिन आप लिखते ये कौन से में चला जाता दोस्तों, मध्यम में। यदि लिखा जाता मैं ईमानदार हूं, तो यहां पर सर्वनाम तो पुरुषवाचक ही रहता, लेकिन पुरुष कौन सा होता, उत्तम पुरुष होता दोस्तों। कौन सा पुरुष होता, उत्तम पुरुष होता। मेरे हिसाब से यहाँ तक की सारी बातें आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सर्वनाम किसे कहा गया। सर्वनाम कहा गया ऐसा कोई भी विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा कोई भी विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, सर्वनाम कहलाता है। फिर बात आती है प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, 6, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा में शामिल किया है कौन से को, पुरुषवाचक सर्वनाम को। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमने जानी। क्या क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हमारे सामने क्या आई है दोस्तों, कि इसमें पुरुष कितने होंगे, 3 पुरुष होंगे। इसमें पुरुष कितने होंगे दोस्तों, 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं साथियों, 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष किस किस नाम से जाने गए, तो एक तो है कौन सा, उत्तम, एक कौन सा है, मध्यम, और एक कौन सा है दोस्तों, अन्य। उत्तम पुरुष को अन्य नाम क्या दिया, कहने वाला। इसकी पहचान के शब्द आते हैं मैं, हम और हम शब्द। मध्यम पुरुष को क्या नाम दिया जाता है, सुनने वाला। इसकी पहचान के शब्द हैं दोस्तों कौन सा, तू, तुम या आप। यहां आपका प्रयोग क्यों किया है दोस्तों, यहां आपका प्रयोग हमने किया है आदर हेतु। क्यों किया है दोस्तों, सुनने वाले को यदि आदर देना चाहें तो आदर हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया है, हमने आप शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है, आदर हेतु किया है दोस्तों। क्यों किया है, आदर हेतु किया है। तीसरी बात बहुत अच्छी बात, तीसरी बात बहुत ही अच्छी बात क्या है, तीसरा पुरुष अन्य पुरुष, और जिसके वाचक शब्द यानी कि बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं, वह, यह, वे, ये, वो।
इस प्रकार से हमें पता चल चुका, एक उदाहरण से भी हमने इसको समझा है दोस्तों। इसका अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले प्रकार की चर्चा आरंभ कर सके दोस्तों। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल लीजिए साथियों। लिया। अब बात आती है क्या, दूसरा प्रकार। अब बहुत अच्छा प्रकार लिखने वाला हूं। दूसरा नाम बता चुका हूं मैं दोस्तों, क्या होता है सर्वनाम का दूसरे प्रकार का नाम है निश्चयवाचक। सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वह ले रहे हैं दोस्तों, कौन सा, निश्चयवाचक दोस्तों। कौन सा है, निश्चयवाचक। हेडिंग डाल देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा किसे जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा किसे जाएगा, बताएं जरा दोस्तों। वही तरीका, दो शब्द हैं इसमें, वही तरीका है क्या, दो शब्द हैं, शब्द को समझो। एक तो है वाचक और एक क्या है, निश्चय। और आगे क्या जुड़ा हुआ है, सर्वनाम। वाचक का मतलब हमें पता है दोस्तों, वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला। सर्वनाम का मतलब सर्वनाम क्या बताएगा दोस्तों, निश्चितता बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों, निश्चितता बताएगा। तो इसकी परिभाषा हम क्या बोलेंगे, निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात ऐसा कोई सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की क्या बताए दोस्तों, निश्चितता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ऐसा कोई सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की क्या बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, निश्चितता बताने प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक, निश्चितता बताने वाला। अभी इसके बाद हम चर्चा में लेंगे तीसरा प्रकार, कौन सा, अनिश्चयवाचक अर्थात अनिश्चितता बताने वाला। अनिश्चयवाचक अर्थात अनिश्चितता बताने वाला। और यह क्या बताएगा, निश्चितता बताएगा। अर्थात ये क्या बता रहा है, निश्चय का बोध करा रहा है। तो वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की क्या बताते हैं दोस्तों, निश्चितता बताते हैं। वे क्या बताते हैं दोस्तों, निश्चितता बताते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात आएगी, क्या निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं, क्या वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब इस वाक्य में इस रेखांकित पद की बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न है दिया गया रेखांकित पद क्या होगा, जवाब कह देंगे सर्वनाम है। फिर बात आती है कौन सा सर्वनाम है। अभी अभी हमने जाना है कि यह जाना कि वह, यह, ये, वे, वो, यह, वह, ये, वे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। कहाँ गिने जाते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। और अभी हमारे सामने यहाँ भी क्या लिख दिया गया, वह लिख दिया गया। अब समस्या आ गई, क्या विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ रहा है। और विकल्प में आपको कौन सा मिल रहा है, निश्चयवाचक भी आ रहा है। ध्यान से सुनना दोस्तों। और अन्य दो नाम दिए गए हैं। प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। विकल्प में आपको पहला ही विकल्प पुरुषवाचक मिला, विकल्प में आपको पहला ही विकल्प पुरुषवाचक मिला। और अभी अभी हमने जाना भी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष की पहचान का शब्द होता है वह। तो जैसे ही आपको वह दिखा और हमने इसमें कौन सा टिक कर दिया, पुरुषवाचक सर्वनाम टिक कर दिया। कौन सा टिक कर दिया, पुरुषवाचक सर्वनाम टिक कर दिया, जो कि क्या हो गया, गलत। अब सवाल उठता है क्या कि ये गलत क्यों हुआ। तो इसका छोटा सा कारण है दोस्तों, आप खुद जान लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कितने होने चाहिए, 3। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, घर की बात कर रहे हैं, अर्थात स्थान की बात कर रहे हैं। प्राणी की बात तो नहीं कर रहे, पुरुष की बात तो नहीं कर रहे। और जब पुरुष की बात नहीं कर रहे तो तीसरा पुरुष नहीं आया। और पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, जिसमें कहने वाला भी हो, जिसमें सुनने वाला भी हो और जिसके बारे में बात की जाए। तीनों पुरुष मौजूद हो तो पुरुषवाचक होगा। अर्थात यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष और आप सुनने वाले मध्यम पुरुष तो हुआ, लेकिन अन्य पुरुष नहीं मिल रहा, तो पुरुषवाचक क्यों हुआ, नहीं हो सकता। फिर बात आती है, मैं कहूं इसमें निश्चयवाचक है, तो आपके जहन में एक प्रश्न उठता है दोस्तों, क्या वजह हुई कि वह कोई हम पुरुषवाचक में गिने और क्या वजह है कि इस वह कोई हम निश्चयवाचक में गिने। तो दोस्तों आज के लिए यही आपका सवाल है। इस बारे में आप अपना दिमाग दौड़ाना और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू। उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।